इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज प्लाज्मा लेमा। इसके अलावा हम इसको सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड पढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इट लाइज बिलो द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम केमिकल कंपोजिशन को देखें तो मैं आपको सबसे पहले इसका एक केमिकल नेम बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वी केमिकली कॉल इट एज लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन हम इसको मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इस लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यहां पर जो लिपिड्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20 to 40% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो प्रोटीन्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60 to 80% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देयर इज आल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये कंपोजिशन याद रखनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। केमिकली वी कॉल इट एज लिपोप्रोटीन, लिपिड्स 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन्स विच कॉन्स्टिट्यूट 60 to 80%। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से सब्सटेंसेस लीस्ट कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर फाउंड इन लीस्ट कंसंट्रेशन। एक और आपने जो पॉइंट यहां पर इनसे रिलेटेड याद रखना है कि लिपिड्स की दो बेसिक फॉर्म्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो दो फॉर्म्स कौन सी हैं? नंबर 1 फॉस्फोलिपिड्स, ये प्रेजेंट होंगे, एंड नंबर 2 स्टीरोल्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। ये दो ग्रुप्स लिपिड्स के हैं दैट आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि विच आर द अबंडेंट, आंसर होगा प्रोटीन्स। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच लिपिड्स आर इन अबंडेंस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स, यानी लिपिड्स में से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर क्या डेवलप करते हैं? दे डेवलप लिपिड बाइलेयर। तो इसलिए अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि लिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो उसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। एंड दिस लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिस फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल का काम क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड फॉर्म के अंदर हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, इनको फ्लो होने से रोकना। ठीक है, इनको फ्लो होने से प्रिवेंट करना, या आप कह सकते हैं टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी फ्लूइडिटी को स्टेबल रखना, मेंटेन रखना, ये इसका काम होगा। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन्स की तरफ आ जाएं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे, तो इसमें भी आपने सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि द प्रोटीन्स विच आर इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज इंटेग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, इनको हम इंटेग्रल प्रोटीन्स का नाम देते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होंगी, और ये ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इन इंटेग्रल प्रोटीन्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। उनमें से एक टाइप को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स हम किनको कहेंगे? जो पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफ्री किसको कहेंगे? आउटर या इनर साइड को। और दूसरी टाइप प्रोटीन्स की यहाँ पर है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा? थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका मीनिंग होगा। तो ऐसी प्रोटीन्स जो पेरिफ्री में होंगी उनको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। सच प्रोटीन्स विच विल बी प्रेजेंट और विल पास थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इनकी हम फिर फर्दर दो टाइप्स बना लेते हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक हम उनको कहेंगे विच विल बी इन कंटैक्ट विद द आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ। दूसरी टाइप होगी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, विच विल बी इन कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ये दोनों पेरिफेरल प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। इसी तरह जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन टाइप इज ऑफ चैनल प्रोटीन्स
ठीक है, ये एक टाइप चैनल प्रोटीन्स होगी जिनके थ्रू चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगी। जैसे आपने अपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा नर्व इंपल्स के केस में सोडियम गेट्स, सोडियम चैनल्स, तो ये यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स मौजूद होंगी। दूसरी टाइप इनकी है कैरियर प्रोटीन्स की। कैरियर प्रोटीन्स हम किनको कहेंगे? दैट आर इन्वॉल्व इन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर एक पढ़ा होगा क्लोराइड आयन चैनल, क्लोराइड आयन कैरियर। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि चैनल प्रोटीन्स होंगी या कैरियर प्रोटीन्स होंगी। चैनल प्रोटीन्स विल बी इन्वॉल्व इन चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन्स विल बी इन्वॉल्व इन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन प्रोटीन्स का काम क्या होगा, चैनल प्रोटीन्स का या कैरियर प्रोटीन्स का, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। दीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। जबकि ये एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो मौजूद हैं, दीज एक्ट एज रिसेप्टर्स। ये सिग्नल्स रिसीव करने का, कन्वे करने का काम करती हैं, सो दे एक्ट एज द रिसेप्टर्स। तो आपको यहाँ पे प्रोटीन्स के फंक्शंस पता चल गया कि प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स को कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आपने इस ग्रुप को सबसे पहले याद रखना है, दीज आर ओलिगोसेक्राइड्स। आपने 3 ग्रुप्स पढ़े होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होंगे वो कौन से हैं? ओलिगोसेक्राइड्स होंगे। दूसरा आपने पॉइंट याद रखना है कि दे विल बी प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नॉर्मली ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे और ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दे विल बाइंड ईदर विद द प्रोटीन्स और विद द लिपिड्स। अगर ये लिपिड्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वहां पर ये बना देंगे ग्लाइकोलिपिड्स को। अगर ये इन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे तो बाइंड करके बना देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स को। तो आपने पहली चीज़ तो बेटा ये याद रखनी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, दे आर बाउंड ईदर विद द लिपिड्स और द प्रोटीन्स एंड विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पर होंगी? ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके लिए एक टर्म और भी हम आपने याद रखना है कि यूज़ करते हैं, इनको कलेक्टिवली हम ग्लाइकोकेलेक्स का नाम भी दे देते हैं। दीज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलेक्स। इनके रोल की तरफ अगर हम आए तो आपने याद रखना है कि ये सेल के लेवल पर सेल मार्कर्स का काम करते हैं। अब सेल मार्कर्स का मतलब क्या है कि इनके थ्रू सेल को मार्क किया जाता है। आप याद रख सकते हैं कि ये सेल का पोस्टल एड्रेस है कि लाइक किसी भी हार्मोन ने, किसी भी एंटीजन ने, किसी भी जर्म ने अगर किसी एक सेल पे जाके एक्ट करना है तो वो उस सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? विद द हेल्प ऑफ सेल मार्कर्स। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सेल रिकॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी अगर किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करना है तो इनके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपने HIV के केस में पढ़ा होगा कि HIV किन सेल्स पे जाकर एक्ट करता है? जहां पर CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और CD4 रिसेप्टर क्या है? दिस इज एक्चुअली अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसलिए CD4 रिसेप्टर क्या है? उस हेल्पर T लिम्फोसाइट का मार्कर है, यानी वो कंपोनेंट है जिसकी बेस पर उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे ग्लाइकोकेलेक्स की फॉर्म में, दे एक्ट एज सेल मार्कर्स और ये सेल की रिकॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 बेसिक मॉडल्स आप लोग पढ़ते हैं। उनमें से एक मॉडल को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 2 बेसिक मॉडल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। इनका मेनली कंपैरिजन हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या डिफरेंस इनमें मौजूद होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसमें लिपिड बाइलेयर कॉमन है। यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज लिपिड बाइलेयर। और हमने अभी पढ़ा है कि दिस लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होगी। फॉस्फोलिपिड के 2 बेसिक एंड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल के, एक हेड और एक टेल। टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक क्योंकि ये नॉन पोलर होती है, वाटर को रिपेल करती है, जबकि हेड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इसलिए कह रहे हैं कि ये पोलर है और ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इनकी अरेंजमेंट भी याद रखनी है कि जो लिपिड बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ होंगे, पेरिफेरी की तरफ होंगे, जबकि इनके जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर की तरफ प्रेजेंट होंगी। तो मैं ये बता रहा था कि लिपिड बाइलेयर तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों मॉडल्स में हम कॉमन डिस्कस करते हैं। जो असल डिफरेंस है वो प्रोटीन्स का है यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के दरमियान। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक इस लिपिड बाइलेयर के बाहर प्रोटीन की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और हम इसको सैंडविच मॉडल का नाम भी देते हैं क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट ऐसे है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। इन 2 प्रोटीन लेयर्स के दरमियान सैंडविच होती है, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में नहीं है, दीज आर एम्बेडेड इन दिस लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक मैनर। मोज़ेक का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे पड़े होंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये प्रोटीन्स कंटिन्यूअस लेयर नहीं बना रही। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोज़ेक। तो अब आपको थोड़ा सा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के वर्ड की मीनिंग समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। फ्लूइड उसकी नेचर को रिप्रेजेंट करे कि इट हैज फ्लूइड कंसिस्टेंसी, मोज़ेक प्रोटीन्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करे कि यहाँ पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये लेयर की बजाय मोज़ेक